पढ़िए चाहे कहीं से, एनसीईआरटी करिए यहीं से। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल पर एनसीईआरटी की इस श्रृंखला में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 6th क्लास और 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, हिंदी में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है। तो अब 6 और 7 के बाद आता है अपना 8 यानी 8th क्लास की एनसीईआरटी हमारे अतीत 3 हमें आज पढ़नी है। बहुत खुशी का दिन है कि हमने 6th क्लास में जो 11th चैप्टर है और 7th क्लास में जो 10 चैप्टर है यानी टोटल 21 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ यही नहीं, जियोग्राफी के भी 6th 7th 8th की क्लास हमने कंप्लीट करा दी है। आप जाकर उसका भी लाभ उठा सकते हैं। पीवाईक्यू चल रहे हैं, पीसीएस और यूपीएससी, आरओ एआरओ सबकी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। थोड़ा सा आप विजिट करेंगे, अगर आप नए हैं बहुत कुछ आपके मतलब का मिल सकता है। बस आपको थोड़ा सा चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। क्लास 8th में 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर मतलब 10 दिन। क्लास कब होती है, जो नए होने में बता दूं, मंडे टू सैटरडे क्लास होती है और अगले 10 दिन में हम ये 10 के 10 चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो आज हमें क्या करना है, कैसे, कब और कहाँ। फ़ायदा क्या है इसका पढ़ने का, तो हम पीवाईक्यू भी साथ में बताते रहते हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, फ्यूचर में आने वाले हैं, भविष्य में आपको एग्जाम में मिलेंगे, वह क्वेश्चन मैं बताता रहता हूँ। कथन कारण में, चाहे स्टेटमेंट में और चाहे डायरेक्ट, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल सकता है। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखकर एक बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि कुछ तो फ्री में भी बेहतर हो रहा है यूट्यूब की दुनिया में। तो चलिए आज बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। कब, कैसे, कब और कहाँ। इन शब्दों को देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि चैप्टर का मतलब क्या है, लेकिन इससे बहुत कुछ समझ में आएगा इस चैप्टर को पढ़ने से, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ना ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे, कब और कहाँ। जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं, जो मैं हाईलाइट करूंगा इसका मतलब वह चीज़ एग्जाम में आने वाली है, टपकने वाली है। बस उसको आप या तो बुक लेकर पढ़िए, आप भी साथ में हाईलाइट करते रहिए, या नोट्स बनाते रहिए, या 2-3 बार वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट सेव करके, मज़ा आ जाएगा। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं, सबकी एक ही प्रॉब्लम रहती है, सब तारीखें याद कैसे करें, तारीखें याद नहीं होती। आज हम बताएंगे आपको तारीखें याद कैसे की जाती हैं। एक वक्त था, हम बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे, तो आप धैर्य बनाकर देखिएगा। अगर आपको छोटा फॉन्ट लगे तो आप ऐसे बड़े कर लीजिए, आपको यूट्यूब में सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आपको आवाज़ में कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करेंगे, तो अगली बार उसको सुधार लिया जाएगा। बाकी आप इधर सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 270, 350, 40 और 720 का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पर थोड़ा सा विजुअल सही कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं धैर्य से और समझते हैं कहानी। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आप यही समझते हैं ना कि इतिहास मतलब डेट्स, इतिहास मतलब ईयर, इतिहास मतलब समय, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। आपको भी लगता होगा कि सेब तो हमेशा ही से ही पेड़ में लगते होंगे, आपको हमेशा यही लगता होगा कि चूहे ऐसे ही कूदते होंगे, आपको हमेशा ऐसे ही लगता होगा कि गेहूँ तो ऐसे ही पकते होंगे। गेहूँ से याद आया, क्लास 6th में पहली जो क्लास हमने की थी वह
जौ से शुरू हुई थी, गेहूं से शुरू हुई थी, धान से शुरू हुई थी। आज हम कहाँ आ गए, समय का चक्र है। वह सब इतिहास बन गया, पहली क्लास जो हमने की थी वह इतिहास बन गया। ठीक है, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं, चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। यूपीएससी में इसी साल क्वेश्चन 2025 के प्रीलिम्स में पूछा गया, पपीता अमरूद क्या देशज हैं या विदेशज, कहाँ के हैं, कौन लाया था। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि चाय और कॉफ़ी कब से पी जा रही है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है, रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सब सवालों पर आपका माथापच्ची करना जरूरी हो जाता है, वरना पढ़ तो सब लेंगे, निकल आगे सब जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ रुक कर समझना पड़ेगा। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये एक फोटो दिखाई जा रही है जिसमें ये कुछ ब्राह्मण खड़े हैं और ये एक ब्रिटेन के शख्स हैं जो ब्राह्मणों को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण क्षेत्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। आपने देखा होगा 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2-3 व्यक्तियों का नाम देकर कि ये लोग कौन थे, और नीचे ऑप्शन में थे कि ये लोग प्रेस से रिलेटेड थे या ये लोग पुरातत्वविद थे। तो आप इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, जेम्स रेनल। ये कौन था, ये मैप यानी नक्शे तैयार करने के लिए इसे चुना गया था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करने बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे थे। यानी अपने ग्रंथों को किसे सौंपा जा रहा है, ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेनिया कहा गया उन्हें, उन्हें सौंपा जा रहा है। यानी हम अपने जो शास्त्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे हमारे लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण थे हमारे लिए, उनको हमने भेंट कर दिया और विदेशी लोगों के हाथों में पकड़ा दिया। कई बार कहा भी जाता है हमारे पास सब कुछ था, चरक थे, सुश्रुत थे, आर्यभट्ट थे, हमने अपने वेद उपन्यास उपनिषद सब विदेशियों के हाथों में दे दिए या विदेश यहाँ से लूट कर ले गए और उन्होंने नई नई चीज़ें ईजाद कर दी और फिर हम पर ही चलाना शुरू कर दिए। हमारे पास कितनी पुरानी परंपरा है, वह सब विदेशों में कैसे चली गई, क्योंकि उन्होंने उन साहित्यों से, उन्होंने उन ग्रंथों से मतलब की चीज़ें निकाल ली और हम उन्हें कभी महत्व दे ही नहीं पाए। कहा जाता है घर की मुर्गी ताल बराबर वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। आप कैसे तय करेंगे कि चाय कब से शुरू हुई भारत में। आप नहीं बता सकते वो डेट, आप नहीं बता सकते वो ईयर, किस दिन सुबह कोई चाय पी रहा था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते कि ब्रिटिश किस तारीख को भारत आए थे। हम नहीं बता सकते ब्रिटिश ने पहली फैक्ट्री खोलने का प्रयत्न किस तारीख से शुरू किया था। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये एग्जैक्ट वही चीज़ बता रही है लाइन कि हम जो डेट के पीछे पड़ते हैं वो डेट के पीछे नहीं, एक टाइम फ्रेम के पीछे पड़ना चाहिए कि हाँ 1980 के आसपास ऐसा हुआ था। अगर आप इतना भी याद कर लेंगे तो कई जगह आप निकल जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट डेट बहुत रेयर, जो गांधी जी के बाद जो समस्या शुरू होती है, जो हम लोग भारत के लोग
अच्छे से लड़ाई लड़ना और अच्छे से शुरू करते हैं, वहाँ से डेट पूछी जाती है ज़्यादातर। वरना बहुत ज़्यादा पीछे जाएँ तो डेट पूछने का रिवाज नहीं है, बल्कि एक क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि हाँ 18th सेंचुरी में था कोई, कोई 7th सेंचुरी में था, कोई 9th सेंचुरी में था। इतना याद कर लेंगे पर्याप्त है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। और ये कैसे, ये पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, आप उसको देखो, वहाँ से समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए। हम कह सकते हैं 80s के दशक में, 90s के दशक में, या 19th की सेंचुरी में ऐसा हुआ हो। एग्जैक्ट डेट बताना संभव नहीं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को यही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार लिखते थे कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी। हमारे लिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए कुछ और महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए वह कब मरा, उसके बाद कब कौन शासक गद्दी पर बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, किस तरह नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदलते रहे। क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, ना कि यह चीज़ें महत्वपूर्ण है कि उनकी शादी कब हुई, किससे हुई, और अन्य अन्य अन्य। तो हमें अपने काम का निकालना है, उसके लिए आपको पीवाईक्यू क्लास देखनी पड़ेगी। अभी 10 बजे रात को रोज पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आप एक बार आएँ, बहुत मज़ा आएगा। हिस्ट्री जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी चल रही है। खैर, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। हम महत्वपूर्ण मान लेते हैं कि अगस्त प्रस्ताव महत्वपूर्ण था, तो हमें अगस्त प्रस्ताव कब आया था उसकी डेट याद करनी पड़ती है। हम मान लेते हैं गांधी जी कि भारत आए वह महत्वपूर्ण दिन था, तो वह डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। हम मान लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड महत्वपूर्ण था, इसीलिए वह डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कहने का तात्पर्य इसका है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। अगर हम कहें आपसे कि हमें इतिहास में ये देखना है कि समाज कैसे बदला, हम ये देखना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे बदली, बस हम 2 ही चीज़ों पर, समाज और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो हमें नहीं याद करना पड़ेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। हमें नहीं याद करना पड़ेगा कि गांधी जी कब आए थे भारत। यानी हम किस उद्देश्य से चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम किस उद्देश्य से इतिहास को पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी डेटें। दिनांक उस हिसाब से महत्वपूर्ण होगा कि हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। अगर हम सामाजिक और आर्थिक नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो हम पर कैसे राज किया, उसने हमें क्या क्या यातनाएं दी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा लाला लाजपत राय का वो मारा जाना, उनकी मृत्यु, उनकी दुखद मृत्यु। तो किस हिसाब से हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे लिए डेट महत्वपूर्ण होती है। चलिए एक उदाहरण पर विचार भी कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। ये लार्ड लगाना कब छोड़ेंगे साहब? मेरी एनसीईआरटी से भी गुजारिश रहेगी, भाई लार्ड, अब भी लार्ड आप कह रहे हो, तभी कहा जाता है कि हम ब्रिटिशर्स अभी भी हम पे गुलाम है क्या, हम उनके अभी भी हम उनको इतने सम्मान सूचक शब्दों से बुलाते हैं। वाह।
अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस सबके बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। यानी वही हमने पिछले चैप्टर्स में प्रयाग प्रशस्ति देखा था, हमने अशोक की प्रशस्तियाँ देखी थी, यानी अशोक को खुश करने के लिए, अकबर को खुश करने के लिए, शेरशाह खुश करने के लिए उनके दरबार में कोई ना कोई ऐसा होता होगा जो उनके मनपसंद चीज़ों को बोलकर उनकी तारीफ़ों के पुल बांधता होगा, क्योंकि उसको उसी से खर्चा मिलता होगा। तो उस किताब को अगर हम पढ़ेंगे जिस किताब में उसने अपने राजा की प्रशंसा की होगी, तो वह इतिहास हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हमारे लिए वह इतिहास काम का है जिसमें सच्चाई लिखी हो, जिसमें प्लस माइनस दोनों लिखे हो, कि राजा की तारीफ भी हो, राजा की बुराई, यानी सच्चाई लिखी हो कि सच्चाई क्या थी। तो ऐसी चीज़ें हमारे पास बहुत कम सोर्स हैं जहाँ ऐसी चीज़ें मिलें। हमारे पास सोर्स वही हैं, या तो किसी दरबारी कवि ने कुछ लिखा, या किसी अभिलेख पे कुछ है, या किसी और किताब में कुछ लिखा हो। तभी कहा जाता है कि इतिहास कितना सच है कितना झूठ। अभी आप कई बार देखते होंगे कई इतिहासकारों में मतभिन्नता पाई जाती रहती है। मैं इतना बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि क्या है, आगे फिर कहानी शुरू होगी अगर इस चैप्टर को आज समझ जाएंगे तो कई बार इतिहासकारों में मतभिन्नता रहती है कि कौन कैसा था क्या, क्योंकि कुछ लोग इस सोर्स को मानेंगे तो कुछ लोग इस सोर्स को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सोर्स मिल रहे हैं। कुछ लोग इस सोर्स को किसी और तरीके से समझेंगे और कुछ लोग इसको किसी और तरीके से समझेंगे। एक ही चीज़ दिख रही है दो लोगों को, लेकिन वह दोनों लोग उस चीज़ को समझते किसी और तरीके से हैं। ठीक है, वैसे इतिहासकार अपने अपने मत भिन्न रखते हैं। ये एक आदमी घोड़े पे बैठा है, विज्ञापन छपा हुआ है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन, आप देखिए ये चाय का विज्ञापन है, लिप्टन टी। तब भी व्यापार में प्रचार होते थे, आज भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं। विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। चाहो तो ये लाइन याद कर लो, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो हो सकता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। साइमन कमीशन भारत कब आया था ये महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि हमने उसे महत्वपूर्ण बना दिया। क्या ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते। हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं कि हर व्यक्ति के लिए उनका अलग इतिहास हो सकता है। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास को या जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। जैसे हमने इतिहास को एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न में बांट दिया, फिर मॉडर्न को भी हम बांट सकते हैं कि 1857 से पहले, 1857 के बाद, या गांधी जी के पहले या गांधी जी के आने के बाद। ठीक है, ऐसे भी हम बांट सकते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पीस करने में मददगार होती है। जैसे गांधी जी जब आए भारत, उसके बाद की डेट बहुत महत्वपूर्ण हो गई। चाहे खेड़ा आंदोलन हो, अहमदाबाद आंदोलन हो, रॉलेट एक्ट हो, या जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, या फिर साइमन कमीशन का भारत आना हो, या फिर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का बनना हो, भारतीय विधानसभा अध्यक्ष का बनना हो। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती। क्या कर रहे हैं भारतीय कुछ पता नहीं, ये क्या कर रहे हैं गवर्नर जनरल वो महत्वपूर्ण होता है इनके लिए। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए।
जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ये वारन हेस्टिंग्स 1773 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, चलो देखते हैं हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमी में, 3 विशाल खंडों में आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। मतलब जेम्स मिल ने अपनी बुक आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कहा कि जो भी भारत का इतिहास है वो 3 तरीके से है। एक हिंदू, सबसे पहले हिंदू थे, ठीक है, आप एंशियंट देखें, आप कुछ हद तक मिडाइवल तक देखें, उसके बाद आप देखेंगे कि गौरी आता है, गजनवी आता है, और फिर दिल्ली सल्तनत बन जाती है, फिर मुग़ल आते, तो उसको इन्होंने मुस्लिम एरा बोला। और मुस्लिमों के बाद आ गया अपना अपना क्या, ब्रिटिश एरा आ गया। ठीक है, तो उन्होंने इन 3 पार्ट्स में बांटा था। पहले हिंदू थे, फिर मुग़ल आ गए, सॉरी दिल्ली सल्तनत आ गए, तुगलक और खिलजी, उसके बाद मुग़ल आ गए तो वो मुस्लिम एरा हो गया, और बाद को ब्रिटिशर्स आ गए या यूरोपियंस कह सकते हैं। यूरोपियंस में ब्रिटिशर्स ज़्यादा दिन तक रुके तो हम उसे ब्रिटिश एरा बोल देते हैं। तो फिर लोग, आपको क्या लगता है ये सही है? मतलब इनका कहने का मतलब है जब मुस्लिम राजा हुआ करते थे, मुस्लिम शासक हुआ करते थे, तो पूरे भारत में मुस्लिम शासक थे? ऐसा तो नहीं था। नीचे विजयनगर साम्राज्य भी था कि नहीं था? था, बेरार भी था, बीदर भी था, मराठा भी थे, राजपूत भी थे। तो क्या पूरे भारत में मुस्लिम एरा था? नहीं था। तो ये तो आप गलत बता रहे मुस्लिम एरा। आप ये सिर्फ डिसाइड नहीं कर सकते कि दिल्ली पे मुगल बैठे हैं तो पूरे देश में मुस्लिम राज्य हो गया, ऐसा थोड़ी है। राजपूत भी बहुत बढ़िया तरीके से लड़ रहे थे, सिख भी बढ़िया तरीके से लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये गलत है। और जब ब्रिटिशर्स थे तो क्या पूरे भारत में ब्रिटिशर्स थे? नहीं, हमारे कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ राजा लोग रहा करते थे, जो राजा रजवाड़े लास्ट तक रहे। तो ये भी आप गलत कह रहे हो। तो कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो मैंने समस्या बता दी, क्या समस्या दिखाई देती है। ऐसे ही आपको भी सोचना है, आपको सिर्फ पढ़ते नहीं चले जाना है, पढ़ लिया हो गया, एनसीईआरटी खत्म खत्म, क्वेश्चन आया मेंस में तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको समझते रहना है। टाइम लगेगा लेकिन एक बार अच्छे से हो गए तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो कई लोगों ने इसको माना, कई लोगों ने नहीं माना। भाई जो मैं बता रहा हूँ, इतिहास में कुछ चीज़ों को कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते। आप शर्ट लेकर आते हैं, मम्मी कैसी लग रही है, मम्मी कह रहे बहुत बढ़िया बेटा। आप पापा को दिखाते हैं, पापा कैसे लग रहे हैं, उन्हें कहते हैं इससे बढ़िया नहीं मिली थी क्या, कहाँ से ले आए। तो कुछ लोगों को कुछ अच्छी लगती है कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। तो वही यहाँ हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह यह भी है कि हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम क्यों बांटते हैं? हम क्यों नहीं प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं और यहाँ 1947 तक के ख़त्म कर देते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते? हम क्यों कहते हैं ये एंशियंट, ये मिडाइवल और ये मॉडर्न? क्यों ऐसा है? क्योंकि हम एक जैसी चीज़ को एक साथ रखकर थोड़े थोड़े टुकड़ों में पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। हम पहले रोटी खाते हैं, फिर चावल खाते हैं, बाद को कोई मिठाई होती है तो खाते हैं। हम एक साथ सब कुछ नहीं ना वो कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें रखनी पड़ती हैं। जो जेम्स मिल थे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी, आ भी सकता है ये कॉन्सेप्ट इसको उसमें एग्जाम में कि ऐसा जो बंटवारा है, ऐसा जो खंड खंड तिल का 3 कालखंडों में बांटा गया था, वो किसने बांटा था? तो जेम्स मिल ने बांटा था। मिल को लगता था सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इन्हें लगता था यूरोप सबसे आगे, बाकी सब असभ्य भरे हुए हैं, इनको ऐसा लगता था। इतिहास की इनकी समझदारी ये थी, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले
यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। मतलब इन्हें लगता था जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तब तक यहाँ तानाशाही चलती थी, ब्रिटिश आए तभी से सभ्यता शुरू हुई। तो इन्हें क्या पता कि हमारी सभ्यता तब से है। खैर, यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये सब किसके विचार थे? जेम्स मिल के विचार थे। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थापन और कानूनों को लागू किया जाए। यानी जेम्स मिल पूरी तरीके से भारतीय लोगों को असभ्य और यूरोपियों को भारत में आने के बाद उन्हें लगता था कि सभ्यता यहाँ पनपी। ठीक है, तो मिल पर क्वेश्चन आए अगर, तो आप उनकी विचारधारा को समझते रहिएगा। इससे 3-4 स्टेटमेंट अगर आ गए तो आप उसमें से 3-4 स्टेटमेंट में से कट कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर आप उनकी ओवरऑल विचारधारा समझते रहेंगे तो। ठीक है, मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वाह, उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। वाह, इन्हें कोई समझाओ। जब इन्हें ABCD नहीं पता थी तो हमारे यहाँ वेद लिखे जा चुके थे। जब इन्हें गणित का गा नहीं पता था तो हमारे यहाँ आर्यभट्ट आकर ज्ञान दे चुके थे। हमारे यहाँ सुश्रुत, चरक, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लिख चुके थे। खैर, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। इसी से याद आया कि हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उससे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इन्हें क्या पता कि हम वही थे और वही हैं, बस बीच में थोड़े दिनों के लिए बादलों ने सूर्य को ढक लिया था और इन बादलों को लग रहा था कि सूर्य को ढक लेंगे। बादल हटा, सूर्य फिर चमका और अब चमकता रहेगा। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? मैंने ज्ञान इतना दे दिया आपको। यह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इस पर 200 के 500 शब्द लिखाएंगे। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू मुसलमान दौर कहा जा सकता है? तो मैंने बता दिया कि क्यों नहीं कहा जा सकता। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? मैंने बता दिया कि मुस्लिम थे तब राजपूत भी थे और सिख भी थे, तो धर्म चल रहे थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? सही बात, क्या ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। जो राजा का धर्म है वही महत्वपूर्ण है, बाकी कितने किस धर्म के लोग रह रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब है आप यह कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप वही धर्म राज्य का तय कर रहे हैं, राष्ट्र का तय कर रहे हैं जिस धर्म का शासक है। ये तो गलत बात है। प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। कुछ लोग बौद्धिज्म को मानते थे, कुछ लोग जैनिज्म को मानते थे, कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे किसी धर्म को। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ये कह सकते हैं क्योंकि पुराना प्राचीन, बीच का मध्य और नया आधुनिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें ये दिक्कत है किस डेट तक आप प्राचीन मानेंगे। ये 1000 ईस्वी तक, 1500 तक, 500 तक, 1000 तक, 0 तक, कहाँ तक? मध्यकाल कहाँ तक मानेंगे? ये इसमें दिक्कत है थोड़ी सी। अभी इसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि प्राचीन काल कब तक है। कुछ लोग कहते हैं 900 तक मान लो, कुछ लोग कहते हैं 1000 तक मान लो, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत जब आई तब तक मान लो, कुछ लोग कहते हैं नहीं हर्षवर्धन तक मान लो। तो कहाँ तक मानोगे? इसमें भी बहस चलती रहती। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं जो मैंने बता दी। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से ही। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मतलब उन्हें लगता है कि आधुनिक हम तब मानेंगे जब हमारे अंदर ज्ञान, तर्क, लोकतंत्र ये सब आ गया। उनके लिए मध्यकालीन समाज के वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। मध्यकालीन मतलब ये सब नहीं था। क्या हमें अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल को, इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, ना ही अब आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। और सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता,
स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती चीज कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि औपनिवेशीकरण क्या होता है या औपनिवेशिक किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। यानी अगर मैं कहूँ तो राजाओं का अतीत कुछ और होगा, जो घड़ा बनाते थे उनका अतीत कुछ और होगा, जो हाथों से कपड़े बनाते थे, हथकरघा चलाते थे, उनका अतीत कुछ और होगा, किसानों का अतीत कुछ और होगा। अपनी अतीत अपनी अतीत अपनी अतीत, सबका अपना अतीत है, सबकी अपनी विचारधारा है। शिक्षा का अतीत कुछ और होगा, स्वास्थ्य का अतीत कुछ और होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अतीत कुछ और होगा। यानी कई अतीतों पर केंद्रित कहानी है भारत की। चलिए, हम किस तरह जानते हैं, हम कैसे जानते हैं कि क्या हुआ। तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। हमने प्राचीन भारत के इतिहास के लिए भी स्रोत देखे थे, फिर हमने मध्यकालीन भारत के लिए भी स्रोत देखे। अब हम आधुनिक भारत में देखेंगे कि क्या स्रोत है। ये हमारे नज़दीक का समय है, इसलिए हम इस पर जो स्रोत होंगे वो ज़्यादा ही अच्छे होंगे, जबकि प्राचीन में बहुत कम स्रोत थे जिस पे हम भरोसा कर सकते थे, क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, तो प्रशासन ने जो अभिलेख तैयार किए होंगे, प्रशासन ने जो डेटा तैयार किया होगा, वह डेटा हमें मिल सकता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। लेकिन इतिहासकार यह भी जानते हैं कि जो ये रिकॉर्ड तैयार किए गए होंगे, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा तैयार किए होंगे, ये ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग तैयार किए होंगे, ना कि एक्चुअल में क्या हो रहा था वह तैयार किए होंगे। आज भी आप देखते हैं सरकारों पर प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं कि ये डेटा गलत दिया जा रहा है। कहीं भगदड़ होती है, मृत्यु होती है लोगों की, तो कहा जाता है ये डेटा गलत दिया जा रहा है। कोरोना में लोगों की मौत हुई, तब भी ये प्रश्न लोगों ने उठाया कि डेटा गलत दिया जा रहा है। अब वह गलत है या सही, ये तो विचार सरकार करे और लोग करें, लेकिन ये प्रश्न उठते हैं। तो जब आज के समय में ऐसे प्रश्न उठते हैं तो सोचिए, जब ब्रिटिशर्स पूरी क्षमता से भारत में विद्यमान थे और जब वह डेटा तैयार कर रहे थे तो कितना सही डेटा उन्होंने तैयार किया। तो हम जब वो डेटा देखते हैं तो क्या उस डेटा पर हमें भरोसा करना चाहिए या नहीं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं, आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिस्टम से चलते हैं, आप कब क्या पढ़ना है ये आपको पता है। ऐसे ही वो लोग करते थे कि लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों का यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा लिए। तो अभिलेख कक्ष भी बनवाए गए थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, आज भी होते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव, संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभिलेखागार कहाँ है भारत में। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों
और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं, जहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोटिस और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। अब ये वर्ड आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। खुशनवीसी खुशनवीसी कौन थे? ये सुलेखनवीस भी बोलते थे। वो थे जो अच्छे अच्छे शब्दों में लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाने जाए। यानी 19वीं सदी में प्रेस की भी चीज़ें आ गई थी, छपाई भी शुरू हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली। यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है इधर भी। गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्ट। यहाँ रिपोर्ट लिखी है सन 1946 में भारत औपनिवेशिक सरकार यानी शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों, आपने जानते हैं रॉयल इंडियन नेवी ने विरोध कर दिया था 1946 में। क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके कुछ नमूने देखते हैं कि कैसे ये लोग रिपोर्ट भेजते हैं। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर है। ये बम्बई की बात बताई गई। कराची की क्या बात बताई गई? 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम से क्या बात बताई गई? हेडक्वार्टर में यानी गृह मंत्रालय को स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। इस परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। मतलब ये बता रहे हैं कि विशाखापट्टनम में सब ठीक है, बस इतना हो सकता है कि कोई सिपाही है जो काम पर ना आए, बाकी सब ठीक है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वे शुरू हो गए। आप जानते हैं ब्रिटिशर्स के समय में ही जनसंख्या की गणना होना भी शुरू हुई थी, सेंसस होना भी शुरू हुआ था। उसमें कौन वायसराय था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का भी चलन महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेजों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। इसीलिए कलकत्ता में यूनिवर्सिटी भी खुलवाई गई थी, जिससे ब्रिटिशर्स वहाँ पढ़ें और यहाँ की भाषाएं, यहाँ के लोगों से बातचीत करना सीखें। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। क्या क्या पता लगाया जाता था? धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता है। इतनी चीज़ों का पता लगाया जाता था, न कि सिर्फ नाम। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। आप जानते हैं इस समय भी जनगणना का माहौल चल रहा है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि समस्याएं चल रही हैं भारत में। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, सब कुछ करवाया जाता था। इस शरीफे का पौधा 1770 का दशक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने, उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी, उपनिवेशवाद के बारे में पता चलता था।
अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। अब हम ये देखते हैं, जो मैंने बोला ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से रिकॉर्ड लिखवाते थे, अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करते थे, तो क्या हमें पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। यानी इससे बस ये पता चलता है कि वाइसराय जनरल, गवर्नर जनरल या ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, क्या करते थे, इनके हिसाब से लिखा गया, ना कि जनता के हिसाब से चीज़ें लिखी गई। आप यहाँ देखेंगे कि एक सर्वेक्षण हो रहा है, ये बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। ये किसने बनाया है? जेम्स प्रिंसप ने बनाया है। ये भी पूछा जा सकता है जेम्स प्रिंसप कौन था। ठीक है, यहाँ से देखें तो क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको ढंग से देखना है कि कितने अच्छे से ये बैठा इधर सर्वेक्षण हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो 1857 का के विद्रोही हैं। तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है कि क्या बताना चाहता है, वो क्या सोचता था, वो भारत के लोगों को इम्पोर्टेंस देता था या ब्रिटिशर्स को इम्पोर्टेंस देता था। इसमें आपको ध्यान से देखना चाहिए कि कौन जीत रहा है, वो किसको जिता रहा है जिसने फ़ोटो बनाई है, 18 चित्र बनाया है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। समझ रहे हो आप क्या शब्द यूज हुआ है? बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं, यानी उन्हें लूट खसोट करने वाला बताया गया, ना कि ये बताया गया कि वो अपने देश को बचाने के लिए प्रयासरत रहे। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। हमें सरकारी रिकॉर्ड चाहिए, हम दिल्ली गए, अभिलेखागार में घुसे और हमें सारे रिकॉर्ड मिल गए, लेकिन अन्य रिकॉर्ड के लिए हमें इधर उधर घूमना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिखी होगी तो उसके घर जाना पड़ेगा, उसके दोस्तों से मिलना पड़ेगा, या उसके जो संबंधी हैं या उनसे पूछना पड़ेगा, भाई कि कोई उस किताब की कोई प्रति बाकी है, अगर है तो हमें दीजिए, कहाँ से हम उस प्रति को प्राप्त कर सकते हैं। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन ये मिल जाए तो बेहतर, वरना ढूंढने में बहुत समय लगता है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगती। नेताओं, सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों, उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। ये भी चीज़ें उन लोगों ने लिखी जो पढ़ना लिखना जानते थे। उनका क्या, जो किसान थे, उनका क्या, जो कतई मतलब नीचे की जगह पर उस समय रखे जाते थे लोगों के द्वारा, उन लोगों का क्या, जो जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, उनकी बातें कैसे पता चलेंगी। तो इनसे यह पता नहीं लगता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। हम आगे चलेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होता जाएगा। यहाँ देखें, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। 1946 यानी हम बहुत आगे आ गए हैं, तब तक प्रेस वगैरह तो सब आ गई थी। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों में पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना है, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते।
और ये बात 1946 की है, यानी तब यह पता चल गया था कि बस हम जीतने वाले हैं, हम आज़ाद ही होने वाले हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसके भारत में आज़ादी का समर्थन करने के लिए अपने अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे थे। आज का ये हमारा लेक्चर था, आप इसको करिए, आपको समझ में आएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी। पहली कंपनी कहाँ स्थापित हुई, कब स्थापित हुई, किसने स्थापित, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने लाइक कमेंट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलता, आप जानते हैं। शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, और कुछ सुझाव है तो आप बता दीजिए, मैं उस पर अमल ज़रूर करूँगा। आप कोई और वीडियो लेक्चर चाहते हैं, कोई सीरीज चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उसको अवश्य लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात को 10 बजे PYQ की सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।